हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग RRB, NTPC और ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, और आज बज चुके हैं सुबह के 9। और आज लेके आए आपके सामने GK GS का प्रैक्टिस सेट, और आज होगा दोस्त 40 नंबर। इससे पहले हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो दोस्त, इस प्रैक्टिस सेट में आपको पता है कि हम सभी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उनको कर रहे हैं। दोस्त, आज के प्रैक्टिस सेट में भी देखेंगे हम उन सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और पहला प्रश्न, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो दोस्त, कौन सा चालुक्य राजा था जिसने हर्ष को पराजित किया? सिद्धराज सोलंकी, बाष्पाल, पुलकेशिन सेकंड और मूलराज। तो कौन था दोस्त? पुलकेशिन सेकंड। अब जो दोस्त पुलकेशिन सेकंड था, इसने हर्ष को पराजित किया, लेकिन कहां पे? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर जब हर्ष अपनी विजय करता हुआ दक्षिण की ओर जा रहा था, तो दक्षिण में हर्ष को बढ़ने से किसने रोका दोस्त? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। दोस्त, अगर पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो दोस्त ये चालुक्य वंश के शासक है। और कहाँ के चालुक्य? ये बादामी के चालुक्य हैं। बादामी के चालुक्य। और इसका संस्थापक था पुलकेशिन फर्स्ट। संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। ठीक है दोस्त, और चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्त, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजराज चोल सेकंड, राजेंद्र चोल थर्ड, विजयालय चोल फर्स्ट और कुलोत्तुंग थर्ड। तो दोस्त, जो विजयालय चोल है ये तो है संस्थापक। ये कौन है? संस्थापक। और अंतिम शासक है दोस्त राजेंद्र चोल थर्ड। कौन है? राजेंद्र चोल थर्ड। और जो दोस्त चोल थे, इनकी राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। कहां पे दोस्त? अगला प्रश्न, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया? तो दोस्त, जो चेर वंश के राजा थे, इन्होंने जो शासन किया वो तमिलनाडु और केरल पर किया था। कहां पर? तमिलनाडु और केरल पर। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो दोस्त, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। और धर्मपाल कौन है? ये पाल वंश का दूसरा शासक। पाल वंश का सेकंड शासक। दोस्त, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो ये संस्थापक है, ये संस्थापक है। ठीक है दोस्त, और ये सामंत सेन जो है वो सेन वंश का संस्थापक है। सेन वंश का संस्थापक कौन है दोस्त? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन होगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए थे। तो दोस्त, मंगोल कहाँ बसे हुए थे? दक्षिण एशिया, अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया। तो दोस्त, जो मंगोल थे वहां वो कहाँ बसे हुए थे? तो आप कहेंगे जो मंगोल थे वो मध्य एशिया में बसे हुए थे। और चंगेज खान भी एक मंगोली था। चंगेज खान। अब दोस्त, वर्तमान में ये एरिया कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे चीन, रूस और मंगोलिया। चीन, रूस और मंगोलिया में ये पड़ता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे बसे हुए थे कौन? मंगोल। अगला प्रश्न है, विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। तो दोस्त, विंध्य शक्ति किस वंश का संस्थापक था? विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। कौन से का दोस्त? वाकाटक वंश का संस्थापक था। चोल वंश का दोस्त कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल। विजयालय चोल। और पांडव वंश का दोस्त कौन था? नेडियान। कौन? नेडियान।
और वाकाटक वंश का हो गया दोस्त विंध्य शक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दोस्त दक्षिण भारत से कौन संबंधित नहीं है? पांडव, सातवाहन और पल्लव। ये तो दोस्त दक्षिण भारत में थे, लेकिन जो पाल वंश है ये दक्षिण भारत में ना होकर ये बंगाल में था। कहां पे दोस्त? बंगाल में। इसका जो प्रथम शासक है, प्रथम शासक गोपाल, मतलब इसे संस्थापक कह सकते हैं। ये रहा है 750 से 770 तक। उसके बाद दूसरा शासक आया धर्मपाल। धर्मपाल रहा दोस्त 770 से 810 तक। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो तीसरा आया वो था देवपाल। कौन दोस्त? देवपाल। और इसका अंतिम शासक रामपाल था। अंतिम शासक कौन था दोस्त? रामपाल। तो जो धर्मपाल है, धर्मपाल सबसे प्रसिद्ध शासक और सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। और जो त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था दोस्त कन्नौज के लिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला और दोस्त अगला इसके बारे में एक बात और, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में भागलपुर में पड़ता है। कहां दोस्त? भागलपुर, बिहार की स्थापना कराई। ठीक है दोस्त, तो यह था पाल वंश के बारे में। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जीवित वाहन ने आत्म बलिदान की लोकप्रिय कथा का वर्णन किया है। तो दोस्त कौन सा राजा है या किसके द्वारा नागानंद लिखा गया? तो दोस्त नागानंद नाटक जो लिखा है वो हर्ष के द्वारा लिखा गया। हर्ष के द्वारा लिखा गया दोस्त। और इसमें नागों के बचाने के लिए या नागों के संरक्षण की कहानी बताई गई है। दोस्त हर्ष जो है वो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासक था और यह अपने आप में एक कवि भी था। तो इसने एक तो नागानंद, एक रत्नावली, ठीक है दोस्त, तो इसने एक नागानंद नाटक लिखा, एक रत्नावली नाटक भी लिखा है। ठीक है दोस्त, एक और इसका प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। तो दोस्त इसके 3 नाटक है। कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने जो रचना की है तो हर्षचरित, हर्षचरित और कादंबरी। तो दोस्त हर्षचरित और कादंबरी की रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है। और उसके बाद रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये किसकी रचना है? ये दोस्त हर्ष की रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा लिखित माना जाता है। तो दोस्त अभी बताया रत्नावली किसने लिखा है? तो आप कहेंगे हर्ष ने लिखा है। किसने दोस्त? हर्ष ने लिखा है। विशाख दत्त ने कौन सा लिखा है दोस्त? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसका है दोस्त? ये विशाख दत्त का है। कालिदास का रघुवंशम, इनका तो बहुत सारी रचना है प्रसिद्ध। रघुवंशम, ऋतु संहार, उसके बाद विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम,
दोस्त जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम बताया गया है, इनके पुत्र का नाम भरत बताया गया है इसमें, ठीक है दोस्त। और मेघदूतम भी इनकी रचना है। भवभूति इसे पढ़ेंगे दोस्त आगे। और अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में माना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में माना जाता है। तो दोस्त प्राचीन महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो आप कहेंगे प्राचीन महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। दोस्त जब महाभारत लिखा गया था तो इसमें 24,000 श्लोक थे। कितने लिखा गया था? तो 8,000 थे। तब 8,000 थे, फिर दोस्त 24,000 हो गए, 8,000 से फिर 24,000 हो गए, और वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है, ठीक है दोस्त। 1,00,000 श्लोक है। तो सबसे ज्यादा जो भारतीय महाकाव्य है वो कौन सा है? महाभारत है। और दोस्त महाभारत में कितने? 18 खंड है। कितने? 18 सर्ग है, 18 खंड। इसमें से एक खंड है भीष्म पर्व, भीष्म पर्व, और इसी का एक खंड भगवत गीता है, भगवत गीता। तो दोस्त जो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। और महाभारत का दूसरा नाम इसका अन्य नाम जय संहिता, जय संहिता। और दोस्त पूरे महाभारत को किसने सुना था या किसने देखा था? तो देखा किसने? संजय नाम का एक व्यक्ति था, इसने पूरे महाभारत को अपनी आंखों से देखा था, ठीक है दोस्त। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि पूरे महाभारत को किसने देखा, तो आप बताइए संजय ने देखा था। अगला, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो दोस्त सवाल देखते तो बहुत सरल है, लेकिन पूछा गया है 2 बार। तो दोस्त 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950, और 15 अगस्त 1947 और 22 जुलाई 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्रता कब मिली? तो दोस्त स्वतंत्रता मिली आपको 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1950 और 26 जनवरी 1947। इसी दोस्त जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके बारे में, तो इसमें 3 कलर होते हैं, 3 कलर। पहला केसरिया, बीच में होता है दोस्त सफेद, और सबसे नीचे होता है गहरा हरा। तो दोस्त जो सफेद होता है इस पर एक चक्र बना होता है नीले कलर का, इसमें 24 तीलियां होती है। कितनी दोस्त? 24 तीलियां इसमें होती है, ठीक है। तो इस तरह से 24 तीलियां इसमें होंगी। उसके बाद जो तिरंगा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई का अनुपात दोस्त 3:2 होगा। कितना? 3:2। इसे याद रखना, लंबाई चौड़ाई का 3:2, और चौड़ाई और लंबाई का पूछा जाए तो दोस्त 2:3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। तो दोस्त 24 जनवरी 1950 को क्या क्या अपनाया? ये राष्ट्रध्वज हो गया। उसके बाद आपके पास बचता है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, इन दोनों को अपनाया गया। और उसके बाद यहीं पे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है दोस्त, तो यहीं पे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। हाँ, और अगला सवाल है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें एक आधिकारिक विधेयक शामिल किया गया है, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, ठीक है। तो दोस्त इसका सही होगा, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, मतलब ये वंश परंपरा पे आधारित नहीं है। जैसे राजा का बेटा ही राजा होगा ऐसा नहीं है,
इसीलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्त अगला सवाल है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो दोस्त फोटोस्फीयर, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। तो दोस्त कभी क्या होता है, सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, मतलब जो प्रकाश मंडल है, उससे सूर्य की किरणें निकलती है, उससे एक आग का गोला निकलता है और वो उसका तूफान इतनी तेज होता है कि वो सूर्य की आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण है, उससे अधिक तेज होने के कारण वो सूर्य को पार कर जाता है, मतलब सूर्य से दूर निकल जाता है। जब दूर निकल जाता है तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो पृथ्वी के जो वायु के कण है, वायुमंडल में जो वायु के कण है, उनसे टकराता है और टकराने के बाद वो क्या होता है, प्रज्वलित होता है और मतलब चमकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सौर प्रज्वाल कहते हैं। और ये जो सौर प्रज्वाल है, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर जब देखे जाते हैं तो इन्हें अरोरा नाम दिया जाता है। क्या दोस्त? अरोरा नाम दिया जाता है। और जहां से ये निकलते हैं वहां एक काला धब्बा बन जाता है और इसी को सूर्य का धब्बा या सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त निकलने वाले जो प्रज्वाल है उन्हें क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है दोस्त। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्त सूर्य और चांद, यहाँ सूर्य है और दोस्त यहाँ चांद होगा, ठीक है, यहाँ पृथ्वी होगी। तो जब दोस्त सूर्य की किरणें इस चांद पर पड़ेंगी तो इस तरह से निकल जाएंगी, इस तरह से। तो दोस्त इस समय के लिए जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से, पृथ्वी के इस क्षेत्र से सूर्य दिखाई नहीं देगा। जब सूर्य दिखाई नहीं देता इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा और हमेशा अमावस्या के दिन ही होती है। ठीक है दोस्त। जब पृथ्वी से थोड़ा सा सूर्य दिखाई नहीं देता, मतलब थोड़ा छिप जाता है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और जब पूरी तरह से सूर्य छिप जाता है, मतलब कुछ पल के लिए सूर्य दिखाई नहीं देता, तो उस घटना को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये अमावस्या के दिन ही होती है। ठीक है दोस्त। चंद्र ग्रहण में क्या होता है दोस्त? चंद्र ग्रहण में जैसे ये सूर्य है, सन, और ये मून और ये अर्थ। लेकिन दोस्त चंद्र ग्रहण में क्या होगा, ये तो सन होगा, यहाँ पृथ्वी होगी, अर्थ, और यहाँ दोस्त होगा मून। इसमें क्या होगा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी जब एक चीज में होंगे तो ये चंद्रमा के पास नहीं जाएंगे, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तब दोस्त क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। कौन से दिन? पूर्णिमा। तो दोस्त सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंतोत्सव है? तो दोस्त गोवा में कौन सा मनाया जाता है, तो आप बताएंगे? शिग्मोत्सव, चिंदांग, सरोग और पोंगल। तो दोस्त कौन सा उत्सव मनाया जाता है जो बसंत उत्सव है? तो आप कहेंगे शिग्मोत्सव मनाया जाता है। शिग्मोत्सव गोवा का है। और दोस्त गोवा का और देखेंगे तो एक बोंड्रम, बोंड्रम, अंगूर महोत्सव, साओजी आओ, साओजी आओ। तो दोस्त ये कहाँ के उत्सव है? ये सब गोवा के उत्सव हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त उड़ीसा का कौन सा त्योहार है जो पूरे राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त बाली यात्रा। कौन सा? बाली यात्रा ऐसा त्योहार है जो समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए मनाया जाता है। दोस्त ये कहा जाता है कि जब उड़ीसा के नाविक जो थे, उड़ीसा के नाविक इस दिन समुद्री यात्रा पर निकलते थे और वो जावा, सुमात्रा, बाली द्वीप की जो प्रस्थान करते थे, उसी दिन को ये बाली यात्रा के नाम से मनाते हैं। दोस्त रथ यात्रा यहीं का है, छठ पूजा भी यहीं का है। और यहाँ के क्या क्या है दोस्त? तो आप कहेंगे यहाँ के छऊ हो जाएगा, रज पर्व हो गया, कौन सा दोस्त? छऊ, रज पर्व,
तो ये कहाँ का उत्सव है दोस्त? ये उड़ीसा का उत्सव हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्त 1 मीटर 10⁻⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻3 माइक्रोन, 10⁻3 माइक्रोन। तो दोस्त 1 मीटर के बराबर क्या क्या होता है, यहाँ देखिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है दोस्त। इसका मतलब 10⁻2 सेमी, 10⁻3 मिलीमीटर, 10⁻6 माइक्रोन, माइक्रोन 10 की माइक्रो माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्त, 10⁻9 नैनोमीटर, नैनोमीटर, 10⁻12 पिकोमीटर, 10⁻15 फेम्टोमीटर। तो दोस्त ये सभी 1 मीटर की इकाइयां हैं। तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? आपका 10⁻6 माइक्रोन पे, 10⁻6 माइक्रोन पे। ठीक है दोस्त, और 10⁻−10 ये एंगस्ट्रॉम के बराबर भी होता है। ठीक है दोस्त, 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। अगला 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो दोस्त 1 किलोवाट में कितने होंगे? आप कहेंगे 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने होंगे दोस्त? आप कहेंगे 3600 सेकंड। अब आप गुणा करेंगे तो 36 गुणा 10⁻1 2 3 4 5, 10⁻5। जब आप और सॉल्व करेंगे तो आप इसे क्या कर देंगे? 3.6 इंटू 10⁻6। और दोस्त ये किस में आ जाएगा? ये वाट और ये सेकंड, ये वाट और सेकंड, तो इसी को कहते हैं जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एक डैश को किसी डैश के हिस्से का एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो दोस्त एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस छोटे अंश, उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दर्शाता है। तो दोस्त यह स्वतंत्र अस्तित्व है। तो स्वतंत्र कौन होता है? अणु होता है। परमाणु स्वतंत्र रह नहीं सकता। और जो अणु होता है वो किसी भी तत्व का एक हिस्सा होता है, और कैसा हिस्सा? सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो दोस्त क्या अणु तत्व और सबसे छोटा? अणु तत्व और सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, CaOH का ऑल्टोएच में अणु में कितने परमाणु है? तो दोस्त परमाणु कितने हैं? तो आप देखेंगे कैल्शियम के कितने परमाणु? आप कहेंगे 1। O के कितने? ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो आप कहेंगे 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? आप कहेंगे 2। तो दोस्त कितने होगा? 2 2 4 और 1 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। आप बताइए CO2 में कितने परमाणु है दोस्त? तो O के कितने हो गए? 2, और C कार्बन का होगा 1, इसमें हो जाएंगे 3। H2SO4 में कितने परमाणु है दोस्त? तो 2 3 और 4 7, तो इसमें 7 हो जाएंगे। NaOH में दोस्त कितने होंगे? तो 1 2 3, इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी यौगिक में जो जितने भी आपके परमाणु यूज होते हैं उनकी संगिनती ही क्या है? परमाणु की कुल संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो दोस्त पानी की जब कमी हो जाती है तो कोशिका संकुचित हो जाती है, संकुचित मतलब सिकुड़ जाती है, उसके बाद कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तो इसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ये घटना प्लाज्मोलिसिस की घटना कहलाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्त? इसे जान लो थोड़ा सा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो दोस्त ये भोजन कैसे बनाते हैं? ये सूर्य से, किससे? सूर्य से प्रकाश, पृथ्वी से जल और वायु से
CO2 ग्रहण करते हैं और इनके अपने पास होता है हरित लवक। हरित लवक जब ये चारों मिलते हैं दोस्त तो ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? ग्लूकोज। और इन चारों के मिलने से जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्त? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जो ग्लूकोज है यही पौधों का भोजन होता है और वो ये स्टार्च में बदल जाता है। किसमें? स्टार्च में या मंड में। और ये पत्तियों में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। दोस्त जो भोजन होता है, भोजन सभी अंगों तक कैसे पहुंचता है? तो आप कहेंगे ये फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? पौधों में एक अंग पाया जाता है फ्लोएम। फ्लोएम ये फूड को, जो फूड होता है इसको सभी अंगों में पहुंचाता है, सभी अंगों में पहुंचाना। तो दोस्त फ्लोएम का काम क्या है? सभी अंगों में फूड को पहुंचाना। ठीक है दोस्त। और एक होता है जालोन। जालोन का दोस्त मतलब क्या है? जा से जल, तो ये जल को सभी अंगों में पहुंचाता है, जल को सभी अंगों में पहुंचाना। ठीक है दोस्त। तो फ्लोएम फूड को पहुंचाएगा। और जाइलोम या जालोम, जाइलोम भी कह देते हैं इसे, या जाइलम, कुछ भी कहो। तो दोस्त जाइलम जल को कहाँ पहुंचाता है? सभी अंगों में पहुंचाता है। अगला पुटगांव। पुटगांव दोस्त वेसल्स। वेसल्स मतलब नसें। नसों में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो दोस्त पुटगांव के लिए जो हमारे शरीर की जो नसें हैं उसमें लिपिड या रक्त या ब्लड का परिवहन कौन करता है? कौन ले जाता है इधर उधर? तो दोस्त गोल्जी का इसके लिए उत्तरदायी है। कौन? गोल्जी का। राइबोसोम क्या दोस्त? प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या ये? प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्त। इसी का जैसा एक नाम दूसरा और है, ये राइबोसोम है। एक लाइसोसोम होता है। कौन दोस्त? लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है दोस्त इसे क्या कहते हैं? इसे सुसाइडल बैग, मतलब आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये टूटी फूटी कोशिकाओं को भक्षण करता है, जो टूटी फूटी कोशिकाएं उनको रिपेयर करता है। और कभी कभी क्या होता है, ये करते करते अपने आप की जो कोशिकाएं हैं उनका भी भक्षण कर जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्न में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है? तो दोस्त भारतीय सुपर कंप्यूटर, तो सबसे पहले जाने कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक तो आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। और आधुनिक कंप्यूटर के जनक? तो दोस्त आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। दोस्त आपसे पूछा गया भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक, तो आप कहेंगे विजय भाटकर। विजय भाटकर कौन है? आधुनिक जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है उनके जनक है। तो दोस्त सबसे पहले पहला पहला जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर, तो दोस्त पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर की निगरानी में बना था और इसका नाम था परम 8000। और दूसरा बना था परम 10,000। कौन सा दोस्त? परम 10,000 दूसरा बना था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अंडमान कीट जंतुओं की प्रजाति को किस श्रेणी में रखा जाता है? को किस श्रेणी का उदाहरण है? तो दोस्त अंडमान कीट, अंडमान कीट किस श्रेणी का उदाहरण है? तो आप कहेंगे स्थानिक प्रजाति का है। स्थानिक प्रजाति कौन सी होती है? वे प्रजाति जो किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाती है, वे प्रजाति जो किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाती है उन्हें स्थानिक प्रजाति कहते हैं। तो अंडमानी टील, अंडमानी टील एक प्रजाति है जो स्थानिक प्रजाति है। जैसे अंडमानी टील हो गया, निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर, अंडमानी
जंगली सुअर, अंडमानी जंगली सुअर। तो दोस्त ये सब कैसी प्रजाति है? ये स्थानिक प्रजाति है। कैसे स्थानिक प्रजाति है? ये विशेष स्थान पर ही पाई जाती है। अगला मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्त विंध्य पर्वत क्षेत्र में, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में, ज्वार भाटा से प्रभावित क्षेत्र में या उच्च हिमालयी क्षेत्र में। तो दोस्त जो मैंग्रोव वन होते हैं यह ज्वार भाटा क्षेत्र में होते हैं, जहां ज्वार भाटा आता है। तो दोस्त समुद्री तट पर जब ज्वार भाटा आता है तो उस समुद्री तट की रक्षा कौन करता है? मैंग्रोव वन। क्योंकि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो किसी भी समुद्र तट मतलब दलदली क्षेत्र में होते हैं और समुद्र के तट पर होते हैं। जब ज्वार भाटा आता है तो वो तट को ना काट पाए, उसका काम कौन करते हैं? मैंग्रोव वन करते हैं। और दोस्त जो मैंग्रोव वन होते हैं ये बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो ये था मैंग्रोव वन। और कैसी लगी आज की क्लास दोस्त? एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में और शाम को 5 बजे मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए MLRD स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।